We will start with new chapter today, that is electrostatics. Electrostatics के दो parts है. एक electrostatic part 1 जो आपको अभी 11th में cover होगा, और electrostatics part 2 that we will see in 12th standard. So we will start with very fundamental, very basic idea about electrostatic. थोड़ा सा basic से ही मैं लूँगा, धीरे धीरे concept develop करने हैं, क्योंकि यहाँ पे fundamentals are very important. हायर कॉन्सेप्ट समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पता होने चाहिए. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब जैसे नाम में ही है, नाम में क्या है, इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस और स्टैटिक मतलब रेस्ट. सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. It is the branch of physics which deals with charges at rest. Charges at rest is known as electrostatics. Is known as electrostatics. इम्पॉर्टेंट है, आई नो इट इज़ वेरी बेसिक थिंग, लेकिन ये पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब चार्जेस मूव होते हैं ना, तो और भी एडिशनल चीज़ें होती है, वो हम बाद में देखेंगे. फिलहाल इस पूरे चैप्टर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट चार्जेस एट रेस्ट. तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एग्जैक्टली क्या समझना है. तो वी वॉन्ट टू स्टडी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट. लाइक जब हमारे पास दो चार्जेस रेस्ट पे है, तो ये जो दो चार्जेस है दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर. अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो दे आर एक्सर्टिंग रिपल्सिव फोर्स. एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दे आर एक्सर्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स. अब हमने बोल तो दिया कि ये जो एक चार्ज है वो दूसरे पे फोर्स लगा रहा है. क्यों लगा रहा है? क्योंकि हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक स्पेस होता है, जिस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे हमने ग्रेविटेशन में देखा था, क्या देखा था ग्रेविटेशन में हमने, हर एक मास के सराउंडिंग में एक फील्ड होता है जिसको क्या बोलते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड. उसमें अगर दूसरा मास आ गया तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स. सिमिलरली हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक स्पेस होता है इन विच इफ यू ब्रिंग अनदर चार्ज इट एक्सपीरियंसेस फोर्स. तो वी ऑल्सो वांट टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस चैप्टर. और क्या सीखना है, जैसे तुमने ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नाम का कॉन्सेप्ट देखा था, याद है क्या, -gm/r. वैसे ही यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो इस चैप्टर में हमको वी वांट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, फोर्सेस बिटवीन देम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो ये सिर्फ थोड़ा सा, पूरे चैप्टर में ऐसे वर्ड्स बार बार आएंगे, इसलिए पहले लेक्चर में मैं बता देता हूँ कि क्या क्या सीखना है हमको. तो इलेक्ट्रो मतलब कौन, चार्जेस, और स्टैटिक मतलब क्या, रेस्ट, राइट. सो द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स we study the property of charges at rest. We study the properties of charges at rest. Force between them, and other concepts like electric field and electric potential. तो मैं इस चैप्टर के फ्लो को भी ऐसे ही रखने वाला हूँ. हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो आज कवर करेंगे वो होगा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. फिर हम देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड लास्टली वी विल सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो विल स्टार्ट विद बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. तो अगर आप देखोगे आपके नोट्स में पहला टॉपिक आपको मिलेगा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ऑफ कोर्स ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, आई नो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इसमें से सबसे पहला प्रॉपर्टी है एडिटिव. है क्या सब कुछ, क्या लिखा है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस.
अभी एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस मतलब क्या, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमको पता है कि हम मासेस को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेटस से मैंने एक बैग ले लिया और उस बैग का खुद का मास नहीं है, देन उस बैग में मैंने पहला बॉल डाल दिया। मान लो उस बॉल का मास था 5 kg। फिर मैंने दूसरा बॉल उठाया, वो डाल दिया। मान लेते हैं उस बॉल का मास है 10 kg। देन आई टेक द थर्ड बॉल एंड पुट इनसाइड द सेम बैग, मान लेते हैं 15 kg। तो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बैग? 5 + 10 + 15। तो जैसे हम लोग मासेस को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, वैसे हम लोग चार्जेस को भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एंड रिमेंबर, क्योंकि आपका बैच जेई नीट का बैच है, तो फिर मैं यहाँ पे इतना डिटेल थ्योरी नहीं लेता हूँ। सिर्फ जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं दैट यू मस्ट नो उतना ही होगा, बाकी तो नोट्स आपके पास है। तो इफ इट वाज अ सीईटी बैच, उसमें एक एक चीज़ आई हैव टू कवर, बट हियर यू जस्ट हैव टू नो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमको वो लगता है तो वो पता होना चाहिए। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर additive in nature, are additive in nature like masses। मतलब क्या, मतलब ये जैसे तुमको मैंने एक एग्जांपल दिया कि इफ आई हैव अ बैग, उस बैग में अगर मैंने 3 ऑब्जेक्ट डाल दिए तो टोटल मास ऑफ द बैग विल बी m1 + m2 + m3। वैसे ही अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट पे चार्जेस है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स पे, चलो मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, यहाँ पे एक चार्ज है Q3। तो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट? Q1 + Q2 + Q3। So the total charge on any object, the total charge on any object is the algebraic sum of charges ऑन एवरी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब उस ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट में जितने भी पार्ट्स है, जहां भी चार्ज है, सबको क्या करोगे? एडिशन। द टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज द अलजेब्राइक सम ऑफ, किसका सम? अलजेब्राइक सम ऑफ चार्जेस ऑन ऑल द पार्ट्स या फिर ऑन एवरी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल। तो मुझे अगर टोटल चार्ज निकालना है तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, जितना भी चार्ज है उसको क्या करूंगा? ऐड करूंगा। वेरी सिंपल। मासेस को भी क्या किया था? ऐड। इसको भी क्या करोगे? ऐड। बट एक छोटा सा डिफरेंस है, मासेस कभी नेगेटिव नहीं होते, चार्जेस नेगेटिव होते हैं क्या? हाँ। तो जब तुम ऐड कर रहे हो तो ऐड करते वक्त चार्जेस के साइन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब जो चार्ज नेगेटिव है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। सो वाइल एडिंग द चार्जेस, अनलाइक मासेस, मासेस कभी नेगेटिव होते ही नहीं है। तो अनलाइक मासेस, while adding electric charges, while adding electric charges, we need to take into account, we need to take into account the sign whether it is positive or negative, we need to take into account the sign of the charges, sign of the charges। तो जब मासेस को ऐड करते हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि मासेस कभी नेगेटिव नहीं होते। यू वांट टू फाइंड आउट टोटल मास, जितने भी मासेस आपको ऐड कर दो। लेकिन जब चार्जेस को ऐड कर रहे हो तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। यू हैव टू लुक कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ऐड करते वक्त पॉजिटिव लेना है, अगर वो नेगेटिव है तो ऐड करते हुए उसको नेगेटिव ही लेना है। अब इससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको पूछा कि 3 मासेस है, 3 ऑब्जेक्ट है, तो व्हाट इज टोटल मास तुमने ऐड करके बता दिया। बट यू मस्ट नोटिस कि टोटल मास कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, ना ही जीरो होता है। यू कैन नॉट हैव टोटल मास टू बी नेगेटिव और जीरो। लेकिन टोटल चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, टोटल चार्ज जीरो भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ चार्ज ऑफ 10 कूलम, इफ आई हैव अनदर चार्ज ऑफ -2 कूलम, एंड इफ आई हैव अनदर चार्ज ऑफ -8 कूलम, व्हाट इज टोटल चार्ज? जीरो। और ऐसा भी हो सकता है कि आई हैव अ चार्ज ऑफ 10 कूलम
I have another charge of -2 coulomb and another charge of -10 coulomb. What is the total charge? -2. So remember, unlike masses, total charge can either be zero or it can be negative also. So unlike masses, अभी बहुत ट्रिवियल लग रहा है तुमको, बहुत इजी लगता है, "हाँ, ये क्या है, हमको क्या ऐड नहीं करते आता, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो भूल जाते हैं सब, साइन लगाना भूल जाते हैं, आंसर गलत आ जाता है। तो ये पता होना चाहिए कि अनलाइक मासेस द टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट the total charge on an object can be can be zero can be zero or negative। तो मास जीरो नहीं होता, मास नेगेटिव भी नहीं होता, लेकिन चार्ज, टोटल चार्ज कैन बी जीरो और नेगेटिव। तो ये पहला बेसिक प्रॉपर्टी है चार्जेस का। तो फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस इज दैट चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। टोटल चार्ज अगर फाइंड करना है आपको किसी एक ऑब्जेक्ट पे, तो उस ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स पे जितना भी चार्ज है सबको ऐड कर दो। लेकिन जब ऐड कर रहे हो तो टेक इनटू अकाउंट द साइन ऑल्सो। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव को नेगेटिव ही लेना है। तो अनलाइक मासेस टोटल चार्ज जीरो हो सकता है, यस। नेगेटिव हो सकता है, यस। टोटल मास नेगेटिव होता है, नो। ये था पहला प्रॉपर्टी। व्हाट इज सेकंड प्रॉपर्टी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो सेकंड नंबर का प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब ये क्वांटाइजेशन मतलब क्या बताता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, देखो ये बहुत बहुत बेसिक चीज है। मैं आपको एकदम इररिलेवेंट एग्जांपल से समझाता हूँ जिसका इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो टू बाय, लेट अस से कि आप एक किराना की दुकान में चले गए कुछ लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल तुम शुगर लेने चले गए, शक्कर। तो आपने बोला 1 किलोग्राम शक्कर दो, मिल जाएगा। आधा किलो का तो मिल जाएगा, 250 ग्राम तो फिर भी मिल जाएगा। चलो 100 ग्राम मांग लिया, फिर भी मिल गया। 50 ग्राम मांग लिया, ठीक है, 50 ग्राम ही चाहिए, दे भी देगा। तुम बोलोगे मेरे को 10 दाने दो शुगर के, नो वन विल गिव यू। इसका मतलब क्या होता है, जैसे तुम कोई मार्केट से चीज़ खरीदते हो ना, उसका एक मिनिमम साइज होता है। इतना इतना इतना, उससे कम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से द मिनिमम साइज ऑफ अ शुगर पैकेट इज 250 ग्राम। तो मैं 250 ग्राम का एक पैकेट भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ। मतलब मुझे शुगर के पैकेट मिलेंगे इन मल्टीपल्स ऑफ 250 ग्राम। वैसे चार्जेस का भी है। तो चार्जेस भी दे कम इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। द मिनिमम चार्ज on a proton or electron is 1.6 into 10 raised to -19। तो एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको तुम मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हो। तो अकॉर्डिंग टू मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, द स्मॉलेस्ट चार्ज इज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विच इज 1.6 into 10 raised to -19। तो अकॉर्डिंग टू मिलीकन्स, पुराने सिलेबस में ये एक्सपेरिमेंट भी था, अभी हटा दिया। अभी आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये एक एक्सपेरिमेंट है जो हमको बताता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट यू कैन हैव। अकॉर्डिंग टू मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, द मिनिमम चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज, द मिनिमम चार्ज इज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के था, लेकिन अब हम लोग प्रोटॉन पे भी जनरलाइज कर सकते हैं, और प्रोटॉन। सो द मिनिमम चार्ज इज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to -19 coulomb, which is equal to 1.6 into 10 raised to -19 coulomb। और इसके आगे से ये जो चार्ज है 1.6 into 10 raised to -19, इसको मैं E बोलने वाला हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन है तो -E और प्रोटॉन है तो +E। पक्का पक्का, श्योर, गुड। इसका सिर्फ मतलब इतना नहीं होता है व्हेन यू से कि स्मॉलेस्ट चार्ज इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ, लेकिन उसका कुछ और मतलब भी होता है। उसका मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज, या पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा, अगर आप पॉजिटिव चार्ज मेजर करें तो टोटल पॉजिटिव चार्ज,
नेगेटिव मेजर करो तो टोटल नेगेटिव चार्ज विल बी ऑलवेज इन मल्टीपल्स ऑफ ई। जैसे मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कि शुगर का पैकेट लेने गए, 250 ग्राम से कम मिलता नहीं है, तो कितना कितना ले पाओगे? 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम, 1000 ग्राम, मतलब इन मल्टीपल्स ऑफ 250। वैसे ही चार्ज, पॉजिटिव की बात करो या नेगेटिव की, ई से छोटा हो सकता है क्या? नहीं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कैसा होगा? या ई होगा, या 2e होगा, या 3e होगा, या 4e होगा। ये पॉजिटिव की बात हो रही है। नेगेटिव की सेम, -e, -2e, -3e, -4e। तो इसका मतलब ये भी होता है, इट मीन्स दैट टोटल चार्ज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि टोटल चार्ज जीरो होता है। जीरो क्यों होता है बताओ जरा। कोई भी सब्सटेंस किससे बनता है? एटम्स। वेरी गुड। एटम्स में क्या क्या होता है? एटम्स में एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स है, और सराउंडिंग में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है। यू नो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, मतलब एक सिंगल आइटम की बात करूंगा तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। अब जब सब्सटेंस बनेगा, तो सब्सटेंस के लिए भी सेम होगा ना, जितना टोटल पॉजिटिव है उतना टोटल। तो जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे टोटल चार्ज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं जब बोल रहा हूँ टोटल चार्ज, तो मैं बोल रहा हूँ टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल चार्ज तो जीरो ही होता है, वो तो पता ही है हमको, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। इट मींस दैट टोटल चार्ज, कौन सा चार्ज? या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सो इट मींस दैट टोटल चार्ज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन एन ऑब्जेक्ट is always in multiples of e, is always in multiples of e। लेकिन e की वैल्यू क्या थी? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। पक्का पक्का। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन का एटम है, व्हाट इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज? हाइड्रोजन के एटम में एक ही प्रोटॉन होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर मेरे पास हीलियम का एटम है, हीलियम, व्हाट इज टोटल पॉजिटिव चार्ज? 2 into 1.6 into 10 raised to -19, क्योंकि it has two protons and it has two neutrons, but neutron electrically neutral है। पक्का? Sure। What about lithium? 3 into 1.6 into 10 raised to -19, और उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है फिर। तो you have 3e positive and 3e negative। तो remember it means that total charge on an object is always in multiples of e, where e is 1.6 into 10 raised to -19। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं, इसका मतलब कुछ और भी होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो वो भी इन मल्टीपल्स ऑफ ई होने वाला है। बराबर है ना? जैसे स्मॉलेस्ट, फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा मान लो कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट करेंसी है आज की तारीख में, तो 1 रुपया है। पहले पैसा था, अभी नहीं है, अभी रुपीज़ में आता है वो। तो मैं तुमको बोला यार जितना तेरे पास कम से कम है उतना दे दे, तुमने निकाला 1 रुपये का डॉलर दे दिया। तो व्हाट इज द मिनिमम मनी यू कैन ट्रांसफर? 1। मैं डिजिटली नहीं बोल रहा हूँ, डिजिटली 10 पैसा ही भेज दो, मैं फिजिकल करेंसी की बात कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पे चार्जेस जब ट्रांसफ़र होंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो भी इन मल्टीपल्स ऑफ ई होंगे, या ई, या फिर 2e, या फिर 3e, या फिर 4e, या फिर n टाइम्स ऑफ e। सो इट ऑल्सो मीन्स दैट when the charges are transferred from one object to another, they are always transferred in multiples of e। So it also means that when charges are transferred, when charges are transferred from one object to another, they are always transferred in multiples of e, in multiples of
1.6 into 10⁻⁻19 which is E. पक्का पक्का यहाँ तक क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज? चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज विल ऑलवेज बी इन मल्टीपल्स ऑफ ई। इसका मतलब ये भी होता है अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो वो इन मल्टीपल्स ऑफ ई, राइट? पक्का। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। इसका व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन, व्हिच मींस दैट द स्मॉलेस्ट चार्ज इज ई। इसका मतलब ये दैट द चार्जेस आर लाइक छोटे छोटे पैकेट्स। तो दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस एग्जिस्ट इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, और इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। तो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम इज कॉल्ड एज फंडामेंटल चार्ज। पक्का पक्का श्योर? थर्ड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। है क्या इसमें? क्या है तीसरा प्रॉपर्टी? क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब इसका भी मैं तुमको एक बहुत इररिलेवेंट एग्जांपल देता हूँ। इररिलेवेंट तो ठीक है, समझने के लिए तो जो भी करना पड़े करना चाहिए। लेट्स से वी आर 100 ईयर। मान लेते हैं कि हमारे सबके पास 1-1 रुपया है, तो हमारे पास 100 रुपये है, बराबर। अब मैंने मेरा 1 रुपया किसी और को दे दिया, उसने 2 रुपये किसी और को दे दिया, उसने 3 रुपये किसी और को दे दिया। ऐसा करते करते पूरे 100 रुपये एक के पास ही पहुंच गए, बराबर। मतलब इस पूरे क्लासरूम में अभी भी कितना पैसे है? दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस का भी ऐसा होता है, चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, या फिर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू अनदर। इसका मतलब अगर मेरे पास एक सिस्टम है जो आइसोलेटेड है, आइसोलेट मतलब मैंने तुमको बोला कि मैंने इस क्लास में ही पैसे तुमको दे दिए, तुमने किसी और को दे दिए, तुमने बाहर किसी को दिए क्या? नहीं। इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है जो सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे, आइसोलेटेड है, तो टोटल चार्ज इज कॉन्जर्व, क्योंकि चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, लेकिन सिस्टम के बाहर जा रहा है क्या? नहीं। बाहर से कुछ आ रहा है क्या? नहीं। तो उसको बोलते हो कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो इसका एग्जाम्पल भी लूंगा मैं। देन यू नो इट स्टेट्स दैट charges can neither be created nor be destroyed. Charges can neither be created nor be destroyed, but they can be transferred. But they can be transferred from one part of the system to another. Thus, for an isolated system, isolated मतलब बाकी बाहर के किसी ऑब्जेक्ट से इंटरैक्शन करना मना है, बाहर किसी से चार्ज का लेन देन करना मना है। सिस्टम के अंदर 2 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है, 4 है, वो एक दूसरे के साथ चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन बाहर के किसी के साथ नहीं कर सकते। सो दस for an isolated system, the total charge is conserved. पक्का पक्का गुड। ये सब कुछ खुद में एक्सपीरियंस भी किया है। स्कूल में थे तो क्या करते थे, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करते थे, फिर एक वो अपना स्केल आता है प्लास्टिक का, वो लेते थे, फिर ऐसा 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 करते थे, फिर वो पेपर के पास में रखते थे, बोलते थे अट्रैक्ट हुआ। व्हाट यू आर डूइंग इज, तुम कर क्या रहे थे? तुमको समझा नहीं तुमने क्या किया उस केस में। अब समझेगा कि हुआ क्या। वो जो पट्टी थी ना, उसको जब तुम ऑयली हेयर पे व्हेन यू रब इट, तो होता ऐसा है कि सम अमाउंट ऑफ यू कैन से इधर पॉजिटिव चार्ज, मान सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज आपके हेयर ऑयल से उस स्केल पे ट्रांसफ़र हो गया। पहले क्या था, स्केल में जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे, तो न्यूट्रल था।
राइट। अब जब आपने रब किया तो आपके हेयर ऑयल से वहाँ पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, तो अब स्केल पे ज़्यादा चार्ज क्या है, पॉजिटिव। और जब आप पेपर के पीसेस के पास में लगते हो तो पेपर के पीसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस स्केल, इसलिए वो ऐसा अट्रैक्शन होता है। अब समझा कि क्या हुआ, your scale becomes positively charged. And similar thing happens with a glass rod if rubbed with silk cloth. अगर मेरे पास एक ग्लास का रॉड है, जैसे स्केल ग्लास का है वैसे एक ग्लास का रॉड है और एक सिल्क का कपड़ा है। Now if I rub the glass rod with silk, सेम चीज होती है, ग्लास रॉड becomes positively charged and silk rod becomes negatively charged, right? तो एनर्जी आ रहा है बार बार, charges are transferred from one object to another. In the first case the charges are transferred from your hair oil to the scale. In the second case they are transferred from silk cloth to उल्टा, ग्लास रॉड टू सिल्क, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया ना, तो ज़्यादा चार्ज कौन है, पॉजिटिव। हाँ, अभी यहाँ होती है कन्फ्यूजन। देखो नॉर्मली थ्योरी लिखते वक्त हम बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, पॉजिटिव चार्ज कभी ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, नेगेटिव होता है। पहले ग्लास रॉड में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही क्या थे, प्रोटॉन्स, तो टोटल चार्ज कितना है, 0। अब कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए तो ज़्यादा चार्ज कौन सा बचा, हाँ तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना फिर। तो गया कौन, इलेक्ट्रॉन, कहाँ गया, सिल्क के पास, इसलिए तो बोलते हैं सिल्क क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज, और ग्लास रॉड क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो टोटल चार्ज तो कांस्टेंट ही है, सिर्फ चार्ज ग्लास रॉड से कहाँ ट्रांसफर हुआ, सिल्क क्लॉथ पे, लेकिन चार्जेस डिस्ट्रॉय हुए क्या, नहीं, नए चार्जेस क्रिएट हुए क्या, नहीं, सिर्फ क्या हुआ, चार्जेस का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। पक्का, गुड गुड। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्जेस के दैट यू आर सपोज टू नो। हमारा अगला टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, है ना, क्या है टॉपिक का नाम, क्या है, फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन चार्जेस। तो इट इज एक्सपेरिमेंटली सीन दैट चार्जेस एट रेस्ट एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ चार्जेस। अगर लाइक चार्जेस है, लाइक मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव। अगर अनलाइक चार्जेस है तो क्या होगा, अट्रैक्टिव। तो अभी यहाँ से आगे ग्रेविटेशन से थोड़ा सा डाइवर्जन हो रहा है। ग्रेविटेशन में कभी रिपल्सिव फोर्स था क्या, नहीं, यहाँ पे होता है, हो सकता है, गुड। तो इट इज एक्सपेरिमेंटली सीन दैट, इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड, सीन एक ही बात है, इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट चार्जेस at rest exert forces on each other, forces on each other. These forces can be the force, these forces can be attractive, or repulsive, of course depending on the type of charges। मैं अभी लिख नहीं रहा, वो तुमको पता है, लाइक चार्जेस होगा तो क्या होगा, रिपल्सिव, और अनलाइक होगा तो क्या होगा, अट्रैक्टिव। गुड। देन जैसे हमको ग्रेविटेशन में 2 मासेस में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है वो किसने बताया था, हाँ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको तुम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हो। तो अगर आपके पास 2 मासेस है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वैसे ही 2 चार्जेस में कितना फोर्स है ये हमको यहाँ बताता है कूलम्ब्स लॉ। कौन बताता है, कूलम्ब्स लॉ। तो इट इज द सेम थिंग, एवरी चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट्स नहीं हो सकता ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, तो यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा, करेंगे चेंज। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, इन दिस केस द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज गिवन बाय अरे कौन बताता है फोर्स, कूलम्ब्स लॉ। द फोर्स बिटवीन 2 मासेस कौन बताता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस कौन बताता है? कूलम्ब्स लॉ। पक्का? राइट। तो हाउ विल यू स्टेटमेंट कैसे लिखोगे इसका? वहां पे तुमने बोल दिया एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर। यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता, रिपल्सिव हो सकता है। तो इट टेल्स यू दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द two charges and inversely proportional to square of distance between them. So the force of attraction or repulsion, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव भी हो सकता है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट, बिटवीन टू चार्जेस at rest is directly proportional to, वहां पे gravitational force was directly proportional to product of masses, यहाँ पे directly proportional to product of charges, directly proportional to the magnitude of product of charges, magnitude of product of charges, and inversely proportional to square of distance between them, inversely proportional to the square of distance between them, distance between them. क्लियर? बहुत सिमिलर है। वहां पे तुम बोलते हो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, यहाँ पे तुम बोलते हो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू q1 इंटू q2, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यहाँ पे भी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, लेट अस से लेट q1 and q2 be the two charges at rest separated by distance r, separated by a distance r, then the force between them, then the force F between them is directly proportional to q1 into q2 and inversely proportional to 1 by r square. Therefore F is proportional to q1 q2 by r square. Therefore F is equal to, जैसे वहां पे तुमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को G लिखा था विच वाज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैसे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम फिलहाल कैपिटल K लिख रहे हैं। ये कैपिटल K की वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग आती है, वो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो K लिखो, K q1 q2 by r square, where K is constant of proportionality whose value depends on two things. अभी यहाँ पे भी ग्रेविटेशन से थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। ग्रेविटेशन में कैसे है, दोनों मासेस में से फोर्स क्या था? अट्रैक्टिव। यहाँ पे दो चार्जेस में फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है ना? तो ग्रेविटेशन ओनली अट्रैक्टिव फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव। सिमिलरली इसलिए मैं बोलता हूँ जो थ्योरी में पढ़ाता हूँ ना, मेरा ही टाइम जाता है, आपको तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा यहाँ पे। यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर, हमने जब लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था, मैंने आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस बताए थे। उसमें पहला टाइप था फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, उसमें पहला टाइप था ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रॉपर्टी में तुमने ऐसा बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम, मतलब दो मासेस के बीच में कोई मीडियम है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स इज ऑलवेज सेम। लेकिन उसके बाद तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी में ये बोला, क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द इंटरवेनिंग मीडियम, मतलब दो चार्जेस के बीच में अगर मीडियम नहीं है तो फोर्स की वैल्यू अलग आएगी, और अगर मीडियम है तो वो अलग आएगी, राइट? तो जो K है ना, K ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन, तो वेयर कैपिटल K, और मैं जानबूझ के कैपिटल K लिख रहा हूँ क्योंकि अभी एक छोटू K भी आएगा, स्मॉल K, तो वो स्मॉल K और कैपिटल K में कंफ्यूज मत कर लेना। ये कैपिटल K है,
वो स्मॉल की अलग चीज होती है, उसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। अगर कैपिटल के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इज कांस्टेंट ऑफ proportionality whose value depends depends on depends on two things. Number one is the surrounding medium, मतलब intervening space. So depends on the surrounding medium. अगर दोनों चार्जेस के आजू बाजू में एयर है या कुछ भी नहीं है, मतलब वैक्यूम है, तो फोर्स की वैल्यू अलग होगी। और अगर उन्हीं दो चार्जेस उसी डिस्टेंस पे सराउंडिंग मीडियम में कोई मैंने सराउंडिंग स्पेस में मैंने कोई मीडियम रख दिया, तो फिर फोर्स की वैल्यू अलग होगी। और फोर्स की अलग होगी मतलब किसकी वैल्यू अलग होगी? के की वैल्यू अलग होगी। किसकी वैल्यू अलग होगी? के की। तो रिमेंबर, ये जो के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम। नंबर टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड। ऐसा सिस्टम यूज कर रहे हो तो अलग वैल्यू, सीजीएस यूज कर रहे हो तो अलग वैल्यू। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड। पक्का गुड श्योर। थोड़े कूलम्स लो। The force of attraction or repulsion between two charges at rest is directly proportional to the product of the magnitude of product of charges and inversely proportional to square of distance between them. So F is proportional to Q1 Q2 by R square. So F equal to capital K Q1 Q2 by R square, where this K is called as is constant of proportionality whose value depends on सराउंडिंग मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक क्वेश्चन आया था, शायद आई थिंक नीट के एग्जाम में था या जेई के एग्जाम में था। वहाँ पे ना चार्जेस की वैल्यू जो थी वो आपको सीजीएस सिस्टम में दी थी। सीजीएस व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज? अभी लिखा मैंने थोड़ा टाइम पहले, कूलम। ये इन साइंटिस्ट के नाम से ही वो यूनिट है, कूलम, राइट। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज? एम्पियर तो करंट होता है। चार्ज कब से बन गया? चार्ज अपॉन टाइम, कूलम पर सेकेंड इज एम्पियर। व्हाट इज सीजीएस यूनिट? नहीं पता ना, उसको बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ई इलेक्ट्रो, एस मतलब स्टैटिक, यू मतलब यूनिट। तो वहाँ पे उस क्वेश्चन में चार्जेस की वैल्यू दी थी ESU में, बराबर। और मैंने मैंने बोला इनको जरा, हाँ, आई जस्ट सेड एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू अर्लियर कि आगे बैठना है। जगह नहीं है तो जगह बनाओ और आगे बैठो। तो अगर आपको चार्जेस की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में दी है तो वो सीजीएस यूनिट है, और कूलम में दी है तो वो ऐसा यूनिट। और मैंने आपको अभी बोला इट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड। अभी आप देखोगे ये जो के है ना, के, इस के की वैल्यू अगर सराउंडिंग मीडियम एयर है या फिर वैक्यूम है, क्या है? एयर है या फिर वैक्यूम है। और अगर तुम सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज कर रहे हो ऐसा है, तो इस के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। कितनी होती है? 9 × 10⁹। और अगर सीजीएस यूनिट है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो इसी के की वैल्यू 1 होती है। और वो पता नहीं होने की वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि पहली बात तो ESU समझ में नहीं आया, ESU क्या है, बराबर। तो ESU मतलब कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मैं बताऊंगा। अब पहले हम लोग एक काम करेंगे, मैंने आपको और एक चीज़ बताई थी, चलो लिख लेते हैं पहले के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो इफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड is SI and the surrounding medium is air or vacuum, then ये जो k की वैल्यू है ना, दिस इज 9 × 10⁹। पक्का श्योर। अब वापस आऊंगा इस वैल्यू पे मैं, आई विल कम बैक टू दिस वैल्यू। अभी हमने देखा हमने क्या देखा? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बताओ। K Q1 Q2 बाय, तो K क्या होता है? K
FR square upon Q1 into Q2. Therefore, SI unit of K, SI unit of K. What is F? What is F? यूनिट पूछ रहा हूं मैं, क्या है? न्यूटन। आर मतलब कौन है? डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर अपॉन, हाँ तो ये जो तुमने वैल्यू लिखी ना वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर में। जैसे जी की ओर तुम लिखते हो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यहाँ पे आता है पर कूलम स्क्वायर। पक्का पक्का, गुड। और मैंने तुमको ये भी बोला था कि जब जब तुमने नया पैरामीटर डिफाइन किया तभी के तभी उसके डायमेंशंस बताओ। अब बताओ ये कौन है? फोर्स। फोर्स कौन है? m1l2t-2। गलत है, एनर्जी होता है ये। m1l1। ऐसे बहुत जगह पे मैं जानबूझ की गलती करूंगा तो तुम मत करना एग्जाम में, क्योंकि बहुत आई हैव सीन वो फोर्स को याद ही नहीं रखते। m1l2t-2 हर जगह पे m1l2t-2 वो एनर्जी होता है, ये फोर्स है। फोर्स नहीं याद रहा कोई बात नहीं। व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास m⁻1, एक्सेलरेशन क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। डिस्टेंस मतलब l⁻1 अपॉन टाइम स्क्वायर मतलब t⁻²। तो ये छोटे छोटे गलती हमको अभी के अभी रेक्टिफाई करने हैं अलॉन्ग विथ, बिकॉज वी आर एनीवे स्पेंडिंग टाइम ऑन थ्योरी। अब टाइम हम स्पेंड कर ही रहे हैं तो थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, फिर थोड़ा गलती को इधर ही सुधारते जाओ। गुड। अब ये बताओ ये कौन है? कौन है ये? लेंथ है, तो इसको क्या लिखेंगे? l⁻²। अभी तुम ही बताओ वापस से, नीचे कौन? नीचे Q1 Q2 बराबर। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ चार्ज? चार्ज इज नॉट फंडामेंटल, तो कूलम स्क्वायर तो बोलना ही मत। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 थे ऐसा यूनिट में, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। करंट इज फंडामेंटल नॉट चार्ज, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इज करंट इनटू टाइम। तो ये जो Q1 Q2 है ना, ये Q1 भी पता है क्या है? ये है करंट। अभी करंट को कोई I लिखता है कोई A लिखता है, आपकी बुक में A लिखा है, A लिखा है क्या? हाँ, तो A चार्ज इज करंट इनटू टाइम, चार्ज इज करंट इनटू टाइम। तो ये 80 और ये भी 80, तो 2 बार 80। पक्का पक्का? बराबर। करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, तो इज चार्ज करंट इनटू टाइम। करंट इज ए, टाइम इज टी। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करो। अब ऐसा है, m कितनी बार आया? 1 बार आया। l कितनी बार आया? 3 बार आया। t ऊपर 2 बार, नीचे ऊपर -2 बार, नीचे 2 बार, तो कितना हो गया? -4। और a कितना है? 2। ऊपर जाएगा तो कितना होगा? तो देख लो ये डायमेंशन दिए क्या? दिए क्या डायमेंशन? दिए होने चाहिए वैसे, दिए m1l3t-4a-2 है क्या? ऐसा है? नहीं दिए? हाँ तो हमने लिख लिया, अब हो गया। गुड। ये आपका PYQ है, ये PYQ है। PYQ नीट का डायमेंशंस ऑफ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट m1l3t-4a-2। पक्का पक्का, गुड गुड, बड़े आगे। तो रिमेंबर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, the force of attraction or repulsion between two charges at rest is directly proportional to product of charges, मतलब magnitude of product of charges, and inversely proportional to distance between them. तो F is proportional to Q1 Q2 by R square, तो F equal to K Q1 Q2 by R square। गुड। पक्का? ये जो K है इसकी वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड एंड द सराउंडिंग मीडियम। अगर सिस्टम ऐसा है और अगर सराउंडिंग मीडियम एयर या वैक्यूम है तो K की वैल्यू कितनी होती है? 9×10⁹ अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। ट्विस्ट मतलब है वही वैल्यू, सिर्फ जो 9×10⁹ है ना, ये आती कहाँ से है वैल्यू? तो ये आती है कहाँ से, मैं आगे बताने वाला हूँ। ये होता है 1/4πε0 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और what are the units of K? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। डायमेंशनली m1
L3 T-4 और A-2। गुड। चलो अगला टॉपिक, अगला टॉपिक होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, है ना ऐसा। अगला टॉपिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुमको 12th के मतलब जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वहां पे भी लगने वाला है, बहुत ज्यादा, बहुत काम में आएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ठीक है, हम लोग वी विल सी व्हाट इज दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। नाउ व्हाट वी विल डू इज, हम दो चार्ज लेंगे, क्योंकि तुमने लॉज ऑफ मोशन में प्रॉपर्टीज में कहीं से तो बोला था, एक जगह पे ऐसा बोला तुमने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द इंटरवेनिंग मीडियम। तो हम दो चार्ज लेंगे एट अ सर्टेन डिस्टेंस, उन दो चार्जेस को पहले एक मीडियम में रखेंगे और उनका फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर वही दो चार्जेस को उतने ही डिस्टेंस पे एयर या फिर वैक्यूम में रखेंगे। तो एक बार चार्जेस किस में रखे हैं, मीडियम में। अब सराउंडिंग मीडियम कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी ग्लास, इट कैन बी केरोसिन, इट कैन बी पेपर, इट कैन बी माइका, वट एवर इट इज। तो रिमेंबर हम लोगों ने दो चार्ज लिए Q1 Q2, वी कीप इट एट सम डिस्टेंस R इन सम सराउंडिंग मीडियम, द सराउंडिंग मीडियम कैन बी एनीथिंग। गुड। उन दोनों चार्जेस में क्या कैलकुलेट किया, फोर्स, फिर वही दो चार्जेस उतने ही डिस्टेंस पे कहाँ रखे, एयर में, और फिर क्या कैलकुलेट किया, फोर्स। गुड। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, तो ये पूरा प्रोसेस बता दिया तुमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए या फिर रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन करने के लिए ये प्रोसेस है। तो अभी हाउ टू डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो क्या करेंगे हम लोग, कंसिडर, क्योंकि होता है ना एग्जाम में पूछ लिया तो एग्जाम में लिखते नहीं आता क्योंकि तुमने उसको उस फ्लो से समझा नहीं, इसलिए पहले फ्लो बता दिया। दो चार्जेस लो, कहाँ रखो, मीडियम में रखो एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, क्या कैलकुलेट करो, फोर्स, फिर क्या करो, वही दो चार्जेस लो उतने ही डिस्टेंस पे लो, कहाँ लो, एयर में या फिर वैक्यूम में, फिर क्या कैलकुलेट करो, फोर्स, फिर क्या करो, इन दोनों को डिवाइड करो। इन दोनों को डिवाइड करने से कुछ एक मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। सो कंसिडर टू चार्जेस Q1 and Q2 kept at a certain distance R apart in some medium। और ये सम मीडियम क्या क्या हो सकता है पहले बता दिया, लाइक वाटर और ग्लास और पेपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। Therefore the force between these two charges, the force between these two charges is given by F equals to, अभी बोला था मैंने, K Q1 Q2 by R square। लेकिन ये चार्जेस किस में रखे थे, सराउंडिंग मीडियम में, तो क्या लिख दिया मैंने, फोर्स इन मीडियम, पक्का। और मैंने अभी बताया था कि के की वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे और सराउंडिंग मीडियम पे। तो यहाँ सराउंडिंग मीडियम में रखने की वजह से जो के होता है ना, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मत बोलना आप साथ में, सिर्फ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट कब बोलते हो, जब वैक्यूम हो, मतलब सराउंडिंग में एयर हो या फिर कुछ नहीं हो, तब क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमने क्या बोला, सम मीडियम। तो फिर ये एप्सिलॉन कौन है, फिर इस एप्सिलॉन का नाम है, इसको बोलते हो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब बोलोगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना है, मैंने अभी बोला आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट सेम इन एयर एंड इन मीडियम। मतलब जब मैं मीडियम चेंज कर रहा हूँ तो फोर्स क्या हो रहा है, तो फोर्स कितने फैक्टर से चेंज हो रहा है, वही बताने के लिए हमको ये परमिटिविटी नाम का पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता है। वो आखिरी में समझेगा, आज इस टॉपिक के आखिरी में
तो फिलहाल तो इसको ऐसा समझते जाओ कि अगर दो चार्जेस थे, फोर्स वाज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो जब मैं प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लिखूंगा और अगर सराउंडिंग में मीडियम है तो कांस्टेंट में क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इस एप्सिलॉन को क्या नाम दूंगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसा करते हैं, इसी दो चार्जेस को उतने ही डिस्टेंस पे किस में रखते हैं, एयर में या फिर वैक्यूम में। सो व्हेन द सेम चार्जेस are kept in air or vacuum at the same distance, then the force between them is given by force between them when they are in vacuum। अब लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, कोई इसको एप्सिलॉन नॉट रीड करता है, कोई एप्सिलॉन 0 बोलता है, एक ही बात है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वेयर दिस एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्योंकि वैक्यूम मतलब क्या, कुछ नहीं मतलब क्या, फ्री स्पेस। इसको क्या बोलते हो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। पक्का पक्का, इसकी वैल्यू मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी फिलहाल बस इतना याद रखो। श्योर श्योर, पक्का पक्का, 100%। इक्वेशन नंबर 2। तो जब हमने दो चार्जेस को एट अ सर्टेन डिस्टेंस मीडियम में रखा तो कांस्टेंट वहाँ पे कौन आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन, एंड व्हाट वाज एप्सिलॉन, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और जब उसी दो चार्जेस को उतने ही डिस्टेंस पे वैक्यूम में रखा तो कांस्टेंट कौन आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन 0 कौन है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब एक काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। लेट अस डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। ओके, 2 को 1 से डिवाइड करो, 1 को 2 से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स द सेम थिंग। गुड। तो डिवाइड कर दिया तो हमको मिल गया फोर्स इन मीडियम अपॉन फोर्स इन वैक्यूम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये Q1 Q2 आर स्क्वायर 4 पाई कैंसल। तो therefore फोर्स इन मीडियम अपॉन फोर्स इन वैक्यूम, ये क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। पक्का पक्का। अभी यहाँ से आगे फिर कंफ्यूजन होता है, जरा नोट्स पढ़ो, नोट्स में लिखा है कहीं, तो ये रेशो को कुछ नाम दिया है, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और एक बार पढ़ो, एप्सिलॉन 0 बाय एप्सिलॉन को रिलेटिव परमिटिविटी बोला है कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 को बोला है, एप्सिलॉन बाय, इसलिए जानबूझ के मैंने इधर गलती करके बताई, गलती नहीं है, ये करेक्ट है। जब सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया ना मैंने, तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। वहां पे क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया। अगर मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर कौन आएगा, एफ वैक्यूम, नीचे कौन आएगा, एफ मीडियम। ये ऊपर कौन जाएगा, नीचे कौन आएगा, एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट मतलब एप्सिलॉन 0। तो देयरफॉर मैं इसको ऐसा लिखूं क्या, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, तो क्या आएगा ये, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर। इसको क्या बोला है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको स्मॉल के, इसलिए बोला था मैंने, वो कैपिटल के है, ये स्मॉल के है, या फिर इसको क्या बोलते हो, एप्सिलॉन आर। पक्का पक्का, उल्टा मत लिख देना। तो ये रिमेंबर, ऊपर कौन है, एप्सिलॉन, नीचे कौन है, एप्सिलॉन 0।
और ऊपर ये कौन है, फोर्स इन वैक्यूम, इधर कौन है, फोर्स इन मीडियम। तो हो सकता है नोट्स में रेशोज ऐसे लिखे हो, लेकिन डेफिनेशन चेंज नहीं होता उससे, तो डेफिनेशन तो जो है वो रहेगा, तो ध्यान दे के डिफाइन करना। सो where k is known as dielectric constant of the medium, dielectric constant of the medium, और ये जो एप्सिलॉन आर है इसको बोलते हो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो जो परमिटिविटी ये 3 बार आ गया, एक बार था एप्सिलॉन which was absolute permittivity of the medium, एक बार था एप्सिलॉन नॉट which was permittivity of free space, और एक बार आ गया एप्सिलॉन r which is relative permittivity of the medium। पक्का, गुड, श्योर श्योर, 100%। अब एक काम करो, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को और रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर लेते हैं। अब 2 तरीके से डिफाइन होगा, कैसे, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो ऑफ, किसका रेशो है, absolute permittivity of the medium to that of permittivity of free space, ये definition number 1। number 2, it is the ratio of force between two charges when they are in vacuum to that of force between the same charges at the same distance when they are in medium। तो 2 तरीके से इसका डेफिनेशन बनता है, क्योंकि देखो ये जो k है या जो एप्सिलॉन r है वो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट है क्या, हाँ, और वही फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम है क्या, हाँ। तो इसके डेफिनेशन 2 टाइप से बनते हैं। तो पहला डेफिनेशन है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो ऑफ किसका रेशो है, एप्सिलॉन का क्या नाम है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू दैट ऑफ permittivity of free space, so it is a ratio of absolute permittivity of the medium, absolute permittivity of the medium to that of permittivity of free space, to that of permittivity of free space। ये उसका डेफिनेशन नंबर 1 हो गया। और अल्टरनेट डेफिनेशन, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो ऑफ force between two charges when they are in vacuum to that of force between the same charges when kept at same distance in a medium। डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, मैं तो सिर्फ बोल दिया फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस, डिस्टेंस में क्या हुआ, डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और relative permittivity is the ratio of force between two charges when they are in कहाँ पे रखा है इनको पहले, when they are in vacuum to that of force between the same charges kept at same distance but in a medium। हो गया डेफिनेशन।
डन डन, सिंपल। देन अब ये सबसे हमने क्या सीखा, बिकॉज लर्निंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। थ्योरी तो सब, चलो थ्योरी तो तुम पढ़ के भी समझ लोगे। व्हाट हैव यू लर्न, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? लुक एट दिस इक्वेशन नाउ। ये जो तुमने बोला ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट इन मीडियम एट द सेम डिस्टेंस। यहाँ से तुमको ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो अभी आ जाएगा। इसी इक्वेशन को, इस सेम इक्वेशन को व्हाट आई विल डू इज, इसी इक्वेशन को मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ और इसको यहाँ लिख देता हूँ। So what is force between two charges when they are in medium? Force between them when they are in vacuum divided by डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपको पता है एयर को छोड़ के, एयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है। कितना होता है? 1। एयर को छोड़ के बाकी कोई भी मीडियम हो, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होता है, ग्रेटर देन 1। वाटर का है 80। कितना है? 80, 80। तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास दो चार्जेस थे, उनको अगर मैंने वाटर में रख दिया, कहाँ रख दिया? वाटर में, तो कंपेयर टू वैक्यूम व्हाट विल बी द फोर्स? 80 टाइम्स की 1/80 टाइम्स? 1/80 टाइम्स, क्योंकि फोर्स इन वैक्यूम बाय 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय 80। तो मुझे और एक बात बताओ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ये वाटर में ज़्यादा था कि एयर में ज़्यादा था, मतलब वैक्यूम में ज़्यादा था? इन वैक्यूम, क्योंकि फोर्स इन वैक्यूम बाय 80 हो रहा है, बाय डिवाइड हो रहा है ना, राइट? पक्का? श्योर? तो फोर्स किस में ज़्यादा है? वैक्यूम। तो व्हेन द टू चार्जेस आर इन वैक्यूम द फोर्स इज मैक्सिमम, एंड इन ऑल द अदर मीडियम्स फोर्स बिकम्स लेस। तो ग्रेविटेशन में ऐसा कुछ नहीं था। ग्रेविटेशन में दो मासेस एयर में है कि सराउंडिंग में मीडियम है, फोर्स इज सेम। यहाँ पे द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम व्हेन दे आर इन एयर और वैक्यूम। 10। तो ये तुमने एक नया चीज सीख लिया। 10 द फोर्स बिटवीन, वो मैंने नोट्स में विद द एग्जाम्पल ऑफ वाटर आपको बताया है। वहाँ पे ओके की वैल्यू 80 लिखी है, वहाँ पे लिखा है फिर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वाटर इज फोर्स इन वैक्यूम अपॉन 80, ऐसा लिखा हुआ है वहाँ। मैं वो यहाँ नहीं लिखने वाला, बिकॉज अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट था कि तुमको क्या समझा, बस समझा इतना कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम व्हेन दे आर इन वैक्यूम। Thus the force between two charges is maximum when they are in vacuum, when they are in vacuum। पक्का पक्का? गुड। अब अगला टॉपिक होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। है क्या ऐसा? अच्छा, पहले यूनिट चार्ज का डेफिनेशन है। क्या है? टाइटल क्या दिया है? डेफिनेशन ऑफ from Coulomb's law, definition of unit charge from Coulomb's law। अब ये अगेन वेरी बेसिक थिंग। अभी ये सब चीज़ें क्या है पहले तो वो बता देता हूँ मैं आपको। एक बार बताओ, हाउ मच इज 1 मीटर? पता था मेरे को 100 सेंटीमीटर। मैं ये पूछ ही नहीं रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक मीटर डिफाइन कैसे किया। 1 meter is not defined as 100 centimeter. You define 1 meter, then you break 1 meter into 100 part and you say each part is 1 centimeter। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि तुमने 1 मीटर कैसे डिफाइन किया? अभी भी नहीं समझा? इतना ही डिस्टेंस 1 मीटर क्यों, कैसे डिफाइन किया? फिर तो कल से मैं बोलूंगा मेरे हाथ का लेंथ 1 मीटर है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यूनिट्स के ऊपर कुछ कंडीशंस होती है। नंबर 1 दैट इट शुड बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। नंबर 2 इट शुड नॉट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फिर कल को कोई छोटे बच्चे को खड़ा कर देगा, बोलेगा इसके हाथ का लेंथ 1 मीटर है, तो वैसे थोड़ी चलेगा ना। हाउ डू डिफाइन 1 मीटर?
टाइम नहीं, तुम डिस्टेंस लेंथ डिफाइन कर रहे हो. व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? 3 × 10⁸. अब इसका रेसिप्रोकल लो, मतलब 1/3 × 10⁸ सेकेंड. तो 1/3 × 10⁸ सेकेंड में लाइट एयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको बोलते हो 1 मीटर. तो 1 मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1/3 × 10⁸ सेकेंड्स इन एयर. एयर में 1/3 × 10⁸ सेकेंड टाइम में जितना भी लाइट ने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसको क्या बोलते हो? 1 मीटर. बराबर. अब वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम. तो द क्वेश्चन हियर इज हाउ मच इज 1 कूलम. तो वहाँ 1 कूलम डिफाइन कैसे किया? व्हाट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज? कितने चार्ज को एग्जैक्टली मैं 1 कूलम बोलूंगा? दैट इज द क्वेश्चन. तो थोड़ा ध्यान दो. तो इसका डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है. वी नो दैट, हमको क्या पता है? हमको पता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. और क्योंकि मैंने यहाँ पे ε0 लिखा, इससे तुमको क्या समझा? व्हाट इज सराउंडिंग मीडियम नाउ? वैक्यूम. तो इसके आगे के जितने भी डेरिवेशन होंगे बाय डिफॉल्ट हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि सराउंडिंग में क्या है? वैक्यूम है. तो वी नो दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस in vacuum is 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. हमको क्या डिफाइन करना था? यूनिट चार्ज. मतलब क्या? 1 कूलम. क्या डिफाइन करना था? अब एक काम करते हैं, हम ऐसा काम करते हैं, हम बोलते हैं कि 1 कूलम डिफाइन करना है ना, तो एक काम करो, Q1 और Q2 को पहले से ही 1 कूलम मान लो और डिस्टेंस को 1 मीटर मान लो. तो अगर Q1 Q2 1 कूलम है, डिस्टेंस भी कितना है? 1 है. तो बचा क्या? 1/4πε0 1 स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4πε0? 9×10⁹ और तुम फोर्स मेजर करो तो किस में आएगा? न्यूटन में. राइट? पक्का. तो अगर मेरे पास दो चार्जेस 1 मीटर के सेपरेशन पे होते और अगर उन दोनों चार्जेस का वैल्यू 1 कूलम होता तो फोर्स कितना होता? 9×10⁹. अब ये वैल्यू यूज करके हम लोग 1 कूलम डिफाइन करेंगे. तो 1 कूलम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज which when separated by distance of 1 मीटर from the same charge, क्योंकि दूसरा चार्ज भी क्या था? 1 कूलम था. एक्सपीरियंस इज अ फोर्स ऑफ 9×10⁹ न्यूटन. मैं वापस बता देता हूँ. फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय बराबर. हमको क्या डिफाइन करना है? 1 कूलम. हमने क्या किया? हमने बोला कि चलो 1 कूलम डिफाइन करना है ना, पहले चार्ज को 1 कूलम मान लो. Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आ गई? Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू क्या मान ली तुमने? 1. और डिस्टेंस पे कितना मान लिया? 1. तो फोर्स का वैल्यू क्या बच गया? 1/4πε0. उसकी वैल्यू क्या थी? बराबर. इसका मतलब ये जो दोनों चार्जेस है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि ये भी 1 और वो भी 1, और जिसमें डिस्टेंस कितना है? 1, इन दोनों में फोर्स कितना है? 9×10⁹. अब हम बोलते हैं 1 कूलम is that amount of charge which when placed at a distance of 1 meter from a charge of the same magnitude experiences a force of. तो ऐसा हर वो चार्ज जो अपने जितना ही दूसरे चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है? 1 मीटर. और फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है? तो उसको क्या बोलोगे? 1 कूलम. अगर ये फोर्स 9.1 भी हो गया ना तो भी नहीं चलेगा. तो फोर्स कितना चाहिए? 9×10⁹. वेरी गुड. तो 1 कूलम is the amount of charge. Therefore, 1 कूलम is the amount of charge, quantity of charge, ठीक है, is the amount of charge which when placed at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude
एक्सपीरियंसेस कितना फोर्स 9 to 10 raised to 9 of the same magnitude experiences a force of 9 into 10 raised to 9 न्यूटन। हो गया गुड। तो ऐसा आप डिफाइन करते हो क्या 1 कूलम ऑफ चार्ज। पक्का पक्का गुड। अब यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 2, चलो डू यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप में डिवाइड किया था, एक था फंडामेंटल, एक था डिराइव्ड। और चैप्टर नंबर 2 में हमने वापस से फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप में डिवाइड किया था, एक था स्केलर, एक था वेक्टर। फोर्स ये स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? वेक्टर होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड। तो अब तक तुम जो फॉर्मूला बता रहे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड है। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? तो अभी अगला टॉपिक क्या देखो, क्या है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अभी तुमको डायरेक्शन भी बताना है, और तुमको मैंने ग्रेविटेशन में बताया था कि ये याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वापस लगने वाला है। मैंने तुमको बताया था कि कैसे याद रखते हैं, तो अभी वापस सीखना पड़ेगा। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगेन इट इज वेरी सिंपल, सिर्फ थोड़ा सा वेक्टर्स का नॉलेज होना जरूरी है, बाकी कुछ नहीं है। मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस है Q1 Q2 विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r। जैसे ग्रेविटेशन में डिस्टेंस वाज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना उसको सेंटर टू सेंटर बोलो चलेगा, नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 11th स्टैंडर्ड जो हमने आज ही चालू किया, इसमें हम लोग सिर्फ पॉइंट चार्जेस की ही बात करते हैं। पॉइंट चार्जेस मतलब चार्जेस इन अ पॉइंट। हम लोग अब तक एक्सटेंडेड चार्ज की बात ही नहीं कर रहे। बट एक्सटेंडेड चार्ज में भी एक बॉल है, बॉल के ऊपर चार्ज है, उसकी बात नहीं हो रही। किसकी हो रही है? पॉइंट चार्ज। में भी एक ट्यूबलाइट है, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर चार्ज है, उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, वो सब पार्ट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2। यहाँ पे जब चार्ज ही पॉइंट में है तो डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट ही होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे वो हम लोग मेंशन नहीं करते, जैसे ग्रेविटेशन में बहुत था वेर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू सेंटर ऑफ अनदर। यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे है ही पॉइंट चार्जेस। तो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इसको 1 लोकेशन पे रख दिया, इसको 2 लोकेशन पे रख दिया। पक्का? श्योर 100%। और इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, हमने ना वहाँ पे यूनिट वेक्टर्स यूज किए थे। एक यूनिट वेक्टर था R12 कैप, R12 cap, where R12 cap is a unit vector from 1 to 2। और cap मतलब क्या? यूनिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1। और ऐसे वेक्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, जहाँ पे हमको सिर्फ डायरेक्शन बताना हो। बराबर, वहाँ पे क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं 1 हूँ, तुम 2 हो। मैं 1 हूँ, तुम 2 हो, मैं कहाँ देख रहा हूँ? R12 कैप में। तुम कहाँ देख रहे हो? हाँ, बस दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये समझना सिर्फ इतना जरूरी है, जहाँ डायरेक्शन बताने हो हमको तो हमको यूनिट वेक्टर लगते हैं। फिर यहाँ पे और एक वेक्टर डिफाइन कर दिया R21 कैप। तो R12 कैप का डायरेक्शन 1 से 2 है, और 21 कैप का डायरेक्शन 2 से 1 है। ठीक है, गुड। अब फोर्स अभी देखो ऐसा है, अगर दो चार्ज एक दूसरे के आसपास में है ना, तो पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाएगा और दूसरा चार्ज पहले पे फोर्स लगाएगा। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं? वही सेम नोटेशन, F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। जो नंबर पहले लिखा वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और जो बाद में लिखा वो फोर्स लगा रहा है। तो F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। हाँ, और सिमिलरली F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये भी आएगा
ये भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सिर्फ बात होती है डायरेक्शन की। अब ऐसा है, व्हाट इज F12? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन बढ़ाओ, ठीक है। मैं चार्ज नंबर 1 हूँ और इधर चार्ज नंबर 2 है, पक्का। फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 2। दोनों चार्जेस क्या है? पॉजिटिव। अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? रिपल्सिव। फोर्स किस पे लग रहा है? कौन लगा रहा है? 2। 2 1 को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, मतलब धक्का दे रहा है ना, पुश। क्या कर रहा है? पुश। तो 2 किसको धक्का दे रहा है? तो डायरेक्शन क्या होगा? 2 to 1, तो R21 क्या है? ग्रेविटेशन में क्या था? इधर 1 2 तो उधर भी 1 2, इधर उल्टा होता है, क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1, फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? 1। कौन लगा रहा है? 2। लगा कौन रहा है? लगा कौन रहा है? तो 2 1 को क्या करेगा? रिपेल। तो 2 1 को अपने से दूर धक्का देगा, है ना, पक्का। तो व्हाट इज F21? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बराबर, श्योर, पक्का पक्का। तो अभी ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का डायरेक्शन क्या आएगा? R12 कैप, क्योंकि फोर्स ऑन 2, फोर्स लग किस पे रहा है? 2 पे। कौन लगा रहा है? 1, राइट। अगर 2 1 को बोल रहा है हट, ऐसा बोला ना उसने, 2 ने 1 को क्या बोला? हट, जा यहाँ से। तो 1 क्या बोला? अरे जा, तू भी जा, मेरे को तुझसे बात नहीं करनी, मेरे को भी नहीं करनी, जा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज 2 to 1, हट हट। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज ऑल्सो हट हट। 2 is telling 1 go away, 1 is telling 2 go away. Away, away, wait a minute. इसको डायग्राम में दिखाना पड़ेगा ना अब। फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 2 1 को क्या बोला? क्या बोला 2 1 को? भाग यहाँ से। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, जा यहाँ से, भाग भाग। किसने बोला किसको? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो 2 से 1 बराबर है डायरेक्शन। हाँ, फिर 1 ने भी क्या बोला? तू भी जा। तो ये आ जाएगा क्या? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का डायरेक्शन क्या था? R21 क्या? 2 से 1। देखो ये 2 से 1, ये भी 2 से 1 दिख रहा है। और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या था? 1 to 2, 1 to 2 आ गया। अब डू यू ऑल्सो सी दैट ये R12 कैप एंड R21 कैप और अपोजिट ऑफ ईच अदर? हाँ कि ना? हाँ, वेरी गुड। ऐसा है ना? अरे ऐसा है ना, R12 कैप और R21 कैप बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इधर R12 की जगह पे मैं -R21 लिख सकता हूँ क्या? हाँ। तो therefore याद रखना, therefore, just a minute, so therefore F21 what is F21? 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square। R12 कैप, लेकिन R12 कैप कौन है? -R21 कैप। तो ये माइनस को ऐसा बाहर लिखता हूँ और अंदर क्या लिखता हूँ? R21 कैप। लेकिन ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R21 कैप कौन था? F12। तो F21 इज माइनस ऑफ F12, न्यूटन्स थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हमने ग्रेविटेशन में भी ये शो किया है और यहाँ पे भी वैसा ही है। पक्का पक्का, गुड। तो आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी कल देखते हैं।